दफा 370 मंसूख। मोदी हुकूमत का जुराअतमंदाना फैसला। बीजेपी ने बरसों पुराने वादे को किया पूरा। जम्मू कश्मीर को अब रियासत का दर्जा भी नहीं रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग यूनियन टेरिटरीज। रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया चंद दिनों से चल रही कयास आराइयों और अफवाहों पर लगाम लग गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने तारीखी फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को ही मनसूख कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के हंगामे के बीच राज्यसभा में दफा 370 को बर्खास्त करने से मुतालिक संकल्प पत्र पेश किया। हुकूमत ने न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी दर्जा खत्म कर दिया, बल्कि रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाने का भी फैसला किया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म होने से क्या तब्दीली रूनुमा होगी, इस पर एक नजर डालते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में दफा 370 के तहत वहां वफाकी आइन का मुकम्मल निफाज नहीं होता था, लेकिन अब मुकम्मल आइन हिंद लागू होगा। इस दफा की मनसूखी के साथ रियासत को हासिल खुसूसी दर्जा खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले दोहरी शहरियत मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियत रहेगी। रियासत का आइन और परचम अलग था, लेकिन वहां अब सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। दफा के तहत मुल्क के दीगर शहरियों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का हक हासिल नहीं था, लेकिन अब ये दफा मनसूख हो चुकी है। बीजेपी शुरू से ही जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी मौक़िफ़ की मुखालिफ थी। मोदी हुकूमत ने इस देरीना मुतालबे को अब अमली जामा पहना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राज्यसभा में दिन भर की बहस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा आर्जी है और हालात बेहतर होते ही जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 ने दहशतगर्दी को हवा बख्शी है। उन्होंने कहा कि इस दफा से रियासत में तामीर और तरक्की का फुक़दान रहा। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, मुझे भी मालूम है कि साहब कुछ पार्टियों ने एनजीओ की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये बिल को चैलेंज करेंगे, मुझे भी मालूम है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदस्यों को कहने आया हूं, कोई भी लीगल स्क्रूटिनी से इस बिल को कोई कुछ नहीं होने वाला है। हर लीगल कुछ लोगों ने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है। स्पिरिट से देखा जाए तो वो ठीक है, मगर मैं दो तिथियां कहना। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर में साइन किया गया। वो कब करा? 27 अक्टूबर 1947 में, और 370 1949 में आई। भारत के साथ जुड़ाव का 370 से कोई लेन देन नहीं है मान्यवर, ये भ्रामक प्रचार किया गया है। कहते कि 370 नहीं रहेगी तो भारत से जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता मान्यवर कैसे अलग हो जाएगा। और मैं घाटी के लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारी रियासतें थी 370 के बगैर, 35 के बगैर, मगर सबने अपनी अपनी संस्कृति बनाकर रखी। मराठियों ने, महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी। गुजरात ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी है। तमिलनाडु ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, अपनी भाषा को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। तेलुगु राज्यों ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, अपनी भाषा को। 370 कहां से, किस प्रकार से आपकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करता है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। वो प्रोटेक्ट करता है केवल और केवल 3 सियासतदानों के परिवार को प्रोटेक्ट करता है, वो नहीं चाहता। मान्यवर, मैं गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम। और मैं आज इस सदन से के माध्यम से
जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद, कोई विरोध नहीं। जब भी उचित समय आएगा, मगर जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं आज, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हमें कोई ज्यादा इसको लंबा करने में कोई शौक नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। इदारा शरिया झारखंड ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैरमकदम किया। रांची में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में इदारे के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को तमातर आज़ादी फराहमी का मुतालबा किया। मैं 370 हटने का इस्तकबाल करता हूँ। 370 हटना चाहिए और फिर उनको जो बैलेट का इस्तेमाल उनके ख़िलाफ़ हो रहा है, वहाँ की जनता, वहाँ की महिला, उनके बच्चों के ख़िलाफ़ में ये बंद होना चाहिए और वही सारे मरात, वही हक़ मिलना चाहिए जो तमाम मुल्क के लोगों के लिए है। टारगेट करके मैं समझता हूँ कि लद्दाख और कश्मीर को अलग करने के पीछे भी इनकी गलत सियासत नज़रिया काम कर रही है और बहरहाल ये पॉलिटिकल स्टैंड है, वो जाने। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुल्क का कोई भी बाशिंदा हो, उन्हें हर तरह से आज़ादी हासिल होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहने वाले कश्मीरी खानदानों ने मरकजी हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। इन लोगों का मानना है कि अब कश्मीर में अमन व अमान कायम होगा। इन लोगों का कहना है कि अगर इस फैसले के बाद अवाम अच्छी तालीम और रोज़गार के मौक़े अवाम को मिलते हैं और ख़ित्ते को दहशतगर्दी से निजात मिलती है तो इस फैसले को अच्छा माना जाएगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं, हमारी एक ही वो है कि वहाँ पीस हो, अमन हो, सुकून हो, शांति हो, आगे जो भी हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर, जो भी मतलब कश्मीर का फ्यूचर हो वो अच्छा हो, कोई खून खराबा ना हो, इंडस्ट्रियाँ वगैरह जाएंगी, उससे हमारा कारोबार वगैरह बन जाएगा, बच्चों का मुस्तकबिल शानदार होगा। इससे तो हमें सहमत ही है कि एक अपने आप में सरकार का एक अच्छा फैसला है, हमें इससे कोई उलझन है नहीं। डिसीजन कोई भी हो, पीस होना चाहिए और जो मेरे दिल की आवाज़ है, मुझे तो ये लगता है कि वहाँ की आवाम को, वहाँ के जो लीडर हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था सरकार को, और उसके बाद अगर वो डिसीजन लेते तो मुझे लगता है कि मे बी वो पॉजिटिव होता और शायद उसमें उसका अच्छा रिजल्ट आता। क्या 370 हटाने से टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि एक स्टेच्यू ही था, एक कागज़ ही था, जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी स्पीच में भी हिस्टोरिक कहा था कि ये धीरे धीरे इरोड हो जाएगा। इससे डाउन साइजिंग करने से वहाँ यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को, JNK जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, डाउन साइजिंग कर दी उसकी। तो इसका क्या पॉलिटिकल रिपरकशन होंगे, इसका सिक्योरिटी सिनेरियो पे क्या होगा, इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस क्या होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जमीयतुल उलमा ने अमन एकता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ मसलक के उलमा भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस की खास बात यह रही कि हज़ारों की तादाद में मुस्लिम तंजीमों के अफराद तालकटोरा स्टेडियम पहुँचे। इस मौके पर मॉब लिंचिंग समेत मुल्क के मौजूदा माहौल पर तशवीश का इजहार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दिया जाए। साथ ही खैर सगाली, मराकिज़ और कमेटियां बनाने की भी यहाँ बात कही गई। आवाज़ उठाना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को सुनिश्चित करने से कि आवाज़ जा रही है या नहीं। आवाज़ तो आप बनाएंगे, हमारी आवाज़ को आवाज़ आप बनाएंगे तो बन जाएगी, नहीं बनाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो आपका रोल है, सबसे बड़ा रोल आपका है महाराज, कि आप इस आवाज़ को आवाज़ बना दें तो बन जाएगी। सीधे तौर पे भारत सरकार से या भारत के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? भारत के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीस और यूनिटी है। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि हम मजलूम की हैसियत से मौत को तरजीह देंगे जालिम बनने के बजाय। तो तशद्दुद के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़, फ़िरक़े वाराना इनाद के ख़िलाफ़ या मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि नफ़रत का तेज़ाब जो है उसमें नफ़रत का तेज़ाब डालकर उसकी शिद्दत और हिद्दत को कम नहीं किया जा सकता है।
बल्कि प्यार के पानी से उसको हम हल्का कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस हमने जो सबसे बड़ी तरजीह है वो इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की हिफाजत और इस मुल्क का जो फ़िरक़े वाराना हम आहंगी का माहौल है वो हमारी तरजीह है। मॉब लिंचिंग और पूरे जो है कम्युनल जो सिचुएशन बनी है, हम अब तक ये समझते थे कि ये एक पॉलिटिकल ज़रूरत है, लेकिन ये समझ में एक थोड़ा सा गैप ये हुआ कि एक नज़रियाती डिफरेंस है। हमारा ये मानना है कि नज़रियात का टकराव जब होगा तो कोई ना कोई उसका फ़रीक होगा, और वो ये है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में इस्लाम और मुसलमान फ़रीक रहे हैं। अलमिया और ट्रेजेडी ये है कि जो सेक्युलर थे वो भी अपनी बुनियादों पर खड़े रहने की पोजीशन में नहीं रहे, और हर एक ने अपनी अपनी लॉयल्टी बदलनी शुरू कर दी है। लेकिन मुल्क में शायद सबसे प्रोमिनेंट अगर कोई कौम है तो मुसलमान है, वो अपना स्टैंड रखती है, चाहे मुसीबत हो चाहे आफियत। मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में कम होते उर्दू मीडियम स्कूल और उर्दू रस्मुल ख़त से नई नस्ल की बढ़ती दूरी के उन्वान से खास सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ उर्दू दानिशवरों ने शिरकत की और उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू रस्मुल ख़त के साथ साथ उर्दू मीडियम तालीम के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। खास रिपोर्ट। आज़ादी के बाद मुल्क में उर्दू ज़बान और उर्दू मीडियम स्कूलों को लेकर सियासी सतह के साथ समाजी तौर पर भी बहुत बदलाव आया है। इसके बावजूद मुल्क में उर्दू मीडियम स्कूलों की कम होती तादाद अहले उर्दू के लिए फिक्र का बायस बनी हुई है। भोपाल मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले मुनक़िदा सेमिनार में दानिशवरों ने मुल्क के तनाजुर में मध्य प्रदेश के उर्दू मीडियम स्कूलों की सूरत हाल को पेश किया। स्कूल कम होते जा रहे हैं और ज़बान की आबियारी के लिए जाहिर है कि वो चश्मा है जहाँ से कि उर्दू तवाना होती है, लेकिन ये किन इलाकों में कम हो रहे हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा किन इलाकों में बढ़ रहे हैं। वो लोग भी उर्दू में दिलचस्पी ले रहे हैं जिनको उर्दू से दिलचस्पी नहीं लेते थे। वजह उसकी ये है कि बहुत सारी मुलाजमतें जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उसके लिए लड़के जो हैं आगे आ रहे हैं, और इस तरह हम समझते हैं कि अगर उर्दू की मुलाजमतें निकलती रहें और शुमाल के लोग भी उसमें दिलचस्पी लें तो उर्दू की मज़ीद ताकतवर होने की बहुत सारी गुंजाइशें जो हैं। उर्दू के टीचर्स कम से कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि अब कोई अदब पढ़ना ही नहीं चाहता। लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं। टीचर कितने लोग बनना चाहते हैं, और अगर टीचर बनना चाहते हैं तो वो मैथ्स, साइंस या इंग्लिश के बनते हैं। उर्दू और हिंदी का भी मेयार इस तरह से डाउन होता चला जा रहा है। तो जब तक कि टीचर्स खुद, जो असातिज़ा खुद उर्दू की तरफ माइल नहीं होंगे तो उनको कैसे हम शागिर्दों से ये उम्मीद करेंगे कि वो उर्दू पढ़ें और उर्दू आगे बढ़े, और कैसे उनके अपॉइंटमेंट होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि असातिज़ा उर्दू की तरफ दिलचस्पी दिखाएं। सेमिनार में दानिशवरों ने जहां उर्दू मीडियम स्कूलों की कम होती तादाद पर अहले उर्दू की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की, वहीं उन्होंने उर्दू रस्मुल ख़त से नई नस्ल की दूरी को खत्म करने के लिए उर्दू तदरीस के नए तरीकों पर गौर करने के साथ उर्दू की तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने पर जोर दिया। और अगर हमारे यहाँ ये होता है कि उर्दू रोमन या देवनागरी में लिखी जाने लगती है तो ये तो नामुमकिन है कि उर्दू का तमाम सरमाया ही इस रस्मुल ख़त में मुंतकिल किया जा सके, लेकिन ये है कि उसमें से बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा और हम अपने तहजीबी विरासत से महरूम हो जाएंगे। सरमाया तब होता जब सरे माया हो, और इसे बहुत कम लोग समझ रहे हैं। इसका ताल्लुक जो है रस्मुल ख़त से है। जब तक रस्मुल ख़त नहीं सीखेगी नई नस्ल, वो सरमाया बेकार है, फजूल है, वो उस ख़जाने की तरह है जिसकी कुंजी किसी के पास न हो। और ये एक अलमिया है कि अवामी प्लेटफार्म पे लोग बड़ी लंबी बातें करते हैं, लेकिन मैं चूँकि पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी, मुझे इल्म है कि उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त से हमारे घरों के बच्चे दिन ब दिन ख़त्म हो जाते, बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। तो वो सरमाया किसी काम का नहीं है जिसे आप खर्च नहीं कर सकते। मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के ज़ेरे एहतमाम भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा सेमिनार में दानिशवरों ने मुल्क में उर्दू मीडियम स्कूलों के फ़रोग़ के मुनज़्ज़म तरीके से जहां तहरीक चलाने पर जोर दिया, वहीं उर्दू से नई नस्ल को जोड़ने के लिए हर सूबे में प्राइमरी सतह से उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम के इनेकाद के साथ उर्दू के हर प्रोग्राम में नई नस्ल के फनकारों की शमूलियत को यकीनी बनाने की भी तजवीज़ पेश की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।
हज इस्लाम का एक बेहद अहम फरीज़ा जिसकी अदायगी पर हर मुसलमान मसरूर नज़र आता है। ज़िंदगी में एक बार भी हज की सआदत हासिल होने पर आज़मीन खुशी से सरशार होते हैं, आंखों में खुशी के आंसू लिए इस अजीम सफ़र पर रवाना होते हैं। कोलकाता में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने में आया, जहां आज आज़मीन का आखिरी काफ़िला मुबारक सफ़र पर रवाना हुआ। इस मौके पर आज़मीन ने खुशी का इजहार करते हुए मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ करने का अज़्म किया। कोलकाता से इस साल बंगाल समेत मुल्क के 6 दीगर रियासतों के आज़मीन भी सफ़र हज पर रवाना हुए, जिन्होंने बंगाल हज कमेटी के इक़दामात की सताइश की है। कहते हैं ना कि दुआ में अल्लाह ने ताकत रखा है, तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और अल्लाह ताला ये दिन हमको दिखाया। सबके लिए दुआ मांगेंगे, हमारे इंडिया अच्छा रहे, खुश रहे, शांति रहे, दुनिया में शांति बनी रहे, सारे विश्व में यही दुआ करेंगे जाकर। जो मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं, अल्लाह पाक इसको बेहतर से बेहतर कर दे और मुल्क में हिंदू मुसलमान सब लोग आपस में मिल के भाईचारा के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकें। कोलकाता से आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला शाम 6:30 बजे रवाना हुआ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों के साथ ये आज़मीन सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके हज की इबादत कबूल होगी और उनकी दुआओं के बदले मुल्क में अमन व इत्तेहाद कायम होगा। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से आज झारखंड के आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला रवाना हुआ। 2019 आज़मीन हज पर मुश्तमिल ये काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से जिद्दा के लिए रवाना हुआ। झारखंड हज कमेटी के रुकन मोहम्मद फारूक ने आज़मीन को कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना किया। वाज़ेह है कि झारखंड के 646 आज़मीन हज कोलकाता एयरपोर्ट से सफ़र हज को रवाना हुए हैं। इनमें 377 मर्द और 269 ख़वातीन शामिल हैं। अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में बड़ी तादाद में मुस्लिम बरादरी के लोग रहते हैं। इसी इलाके से हाईवे नंबर 8 निकलता है। हाईवे होने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की परेशानी से मकामी लोगों को दो चार होना ही पड़ता है। साथ ही साथ भारी गाड़ियों के आने जाने की वजह से अक्सर हादसात की वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। मगरबी अहमदाबाद लोकसभा सीट के बीजेपी एमपी किरीट सोलंकी ने ऐवान में इस मसले को उठाया। इसके बाद इस अक़लियती इलाके के लोगों में खुशी का माहौल देखने में आया। खास रिपोर्ट। मगरबी अहमदाबाद लोकसभा सीट के बीजेपी एमपी किरीट सोलंकी ने जोहापुरा के अवाम की हाईवे से मुताल्लिक परेशानी को ऐवान में उठाया है। सोलंकी की इस पहल से मकामी लोगों में खुशी का माहौल है। दरअसल मकामी लोगों का ये देरीना मुतालबा रहा है, लेकिन अब ऐवान में इस मसले के उठने के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ गई है और मकामी लोग सोलंकी का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। देख रहे कि 3-4 सालों से हम देख रहे थे कि भाई यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, ट्रैफिक का सबसे बड़ा दिक्कत हो रही थी। उस वजह से यहाँ पर हर साल अनगिनत रोड एक्सीडेंट में लोग भी मृत्यु हो रहे थे। तो हमने ये बार पुलिस कमिश्नर को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अनगिनत जगहों पर रिप्रेजेंटेशन किया। बड़ा ब्रिज जो सौराष्ट्र को, मुंबई को जोड़ता हुआ जुहापुरा से निकले, जिससे हर एक एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती है वाड़ीलाल को जाने वाली। तो हम चाह रहे हैं कि जो ट्रैफिक सॉल्यूशन यहाँ पर रुके। तो 3-4 सालों से हम ये ट्राई कर रहे थे और अब जाके ये मुहिम को एक आगाज़ मिला है। तो लोग घर जाने के लिए 1 घंटा पहले निकलते हैं ताकि जुहापुरा में के ट्रैफिक में हम नहीं फंस जाए। ये समस्या को लेके माननीय श्री किरीट भाई सोलंकी ने सदन में ये मुद्दा उठाया, तो नितिन गडकरी जी ने इसका सॉल्यूशन लाया और हम उनका किरीट सोलंकी जी का बहुत बहुत आभारी है कि जो हमारा ये ओवर ब्रिज को पास कराया। ऐवान में ट्रैफिक का मसला उठने के बाद मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने एक लेटर जारी कर जल्द से जल्द काम करने का भरोसा दिलाया है। जबकि बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रुकन सूफी अनवर शेख ने कहा कि बीजेपी विकास की सियासत करती है, वादों की नहीं। उस ओवरब्रिज के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ी, लेकिन आज हमें खुशी है कि ये एक सैद्धांतिक रूप से उसे मंजूर किया गया है और इस मामले में हमने काफ़ी पत्राचार किए, लोगों को लिखा, आगे सारी बातें सुनाई की। उसका नतीजा ये निकला कि आज हम आने वाले दिनों में एक अच्छा और या विकासशील हम एक यहाँ ब्रिज देख सकेंगे। जुहापुरा में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक की परेशानी का गुज़िश्ता कई बरसों से सामना है। ऐसे में
देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले पर काम कब किया जाता है और कसीर अक़लियती आबादी वाले इस इलाके के लोगों की ये परेशानी कब खत्म होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी की ज़ेर इत्माम जमहूरियत और अक़लियतों की अहमियत के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी और बिहार के साबिक़ IG MA काज़मी ने लोगों से खिताब किया। डॉक्टर कुरैशी ने जहां लोगों को वोट की अहमियत से रोशनास करवाया, वहीं MA काज़मी ने कहा कि मुसलमानों को जमहूरी हुकूक तक हासिल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में मुनक़्क़दा इस सेमिनार में बैठे ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी सतह पर समाज की नुमाइंदगी करते हैं। इन दानिश्वरों से खिताब करते हुए साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तरह की सहूलतें मुहैया कराई गई हैं। इसके बावजूद मुसलमानों की वोटिंग फीसद काफ़ी कम है। लोग वोटिंग लिस्ट में अपने नामों का इंदिराज ज़रूर करवाएं। अहम सवाल ये है, दिस इज ए बर्निंग इशू। मुसलमान महसूस करता है कि वो साइडलाइन हो रहा है, उसकी हैसियत एक ताबेदार की है, साझेदार की नहीं है। आज मोबिलाइज करते हैं लोग जज्बातियत को हवा देकर, मजहब को हवा देकर, रीजनलिटी को हवा देकर और बहुत सी बातों को हवा देकर वो रैलिंग पॉइंट बना लेते हैं और आवाम का वोट हासिल कर लेते हैं और उसके बाद उसी तबके के बारे में सोचते हैं, उसी तबके के बारे में काम करते हैं। प्रोग्राम में बिहार के साबिक़ IG MA काज़मी ने भी लोगों से खिताब किया। काज़मी के मुताबिक मुसलमानों को दस्तूरी हुकूक भी हासिल नहीं हैं। काज़मी ने कहा कि सियासी पार्टियां मुसलमानों का जहां इस्तेहसाल करती हैं, वहीं इनके वोटों की अहमियत भी कुछ सालों से लगातार कम हो रही है। बात हो कि डेमोक्रेसी तो पूरे अवाम के लिए है, तो क्या वो अक़लियत हो, क्या उसमें अक्सरियत हो, सब भी कोई एक सिंगल मर्द और औरत महरूम नहीं रहना चाहिए। तो और ये बराबर का हक़ है, ये सबको समझना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोग्राम में जहां मुसलमानों को अपने हुकूक हासिल करने पर जोर दिया गया, वहीं तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की अपील की गई। दानिश्वरों के मुताबिक मुसलमानों की तरक्की का अब एक ही रास्ता है कि वो खुद को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। इस न्यूज़ हेडलाइंस के स्पॉन्सर